Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this BHE 2018 and 17 EMT and Thermodynamics paper solution series। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें इलेक्ट्रोस्टेट्स, मैग्नेटोस्टेट्स, मैग्नेटोडायनेमिक्स वगैरह सब इसमें इन्वॉल्व होंगे और थर्मोडायनेमिक्स साथ ही कुछ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जिसमें BHE 2018 के सबसे पहले क्वेश्चन देखूंगा, उसके बाद 17 के। ठीक है, और जो कुछ भी छूट गए हैं उसको मैं दोबारा और नेक्स्ट पार्ट में उसको अपलोड करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि कुछ बच्चे का शिकायत होता है, डिफरेंट तरह की शिकायतें होती हैं। तो आपको बता दूं कि BHU में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर दोबारा क्वेश्चन आता है तो उसको कमेंट में ना करें कमेंट, क्योंकि ऐसा BHU में होता है कि सेम क्वेश्चन कई दफ़ा रिपीट होता है। साथ ही बहुत सारे मार्क्स टू ऑल भी होते हैं, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में चूँकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होता है तो मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मिस्टेक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपन सही कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। उसके बावजूद भी अगर हमसे गलती होती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। द स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन विच both एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स change are best described by। Okay, so the statistical system in which both energy and number of particles change are best described by माइक्रो कैनोनिकल इसेंबल थ्योरी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा माइक्रो कैनोनिकल इसेंबल थ्योरी। थोड़ा सा आपको इसका और भी थोड़ा नॉलेज देते हैं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपको थ्योरी में यहाँ पे देता हूँ दोस्तों। देर आर 3 टाइप ऑफ इसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल, ठीक है, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल इसेंबल। ठीक है दोस्तों, माइक्रो कैनोनिकल में क्या क्या कांस्टेंट होता है? एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। दोस्तों EVN के बाद आपको ई की जगह सिर्फ टी करना है। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, टी करना है और इसमें लिखना है कैनोनिकल में, यानी कि TVN। ठीक है, यानी कि देखिए ये VN सेम रहा है इसमें। ठीक है, एक टेम्परेचर एनर्जी की जगह आ गया। और ग्रैंड कैनोनिकल में क्या कांस्टेंट होता है दोस्तों? अब आपको क्या करना है, इस TV को, आगे वाला 2 टर्म को कांस्टेंट रखना है, यानी TV और साथ में केमिकल पोटेंशियल म्यू आ जाता है। ठीक है, इसमें यानी कि माइक्रो कैनोनिकल में दोस्तों एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होता है। कैनोनिकल इसेंबल में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। और ग्रैंड कैनोनिकल में क्या कांस्टेंट होता है दोस्तों? टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल। म्यू क्या है दोस्तों? केमिकल पोटेंशियल। तो ये 3 तरह के इसेंबल है और आपको पता चल गया कि किस इसेंबल में क्या कांस्टेंट होता है। दोस्तों माइक्रो कैनोनिकल आप देख सकते हैं, एनर्जी और वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है। इसको आइसोलेटेड सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम भी। और साथ ही दोस्तों ये जो है कैनोनिकल, इसको क्लोज सिस्टम करता है। और ग्रैंड कैनोनिकल एक किस सिस्टम की तरह बिहेव करता है? ओपन सिस्टम की तरह। तो आप याद रखें दोस्तों, आइसोलेटेड, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है दोस्तों, इसको आप याद रखें, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल इसेंबल के बारे में, ताकि आप PHU में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DU वगैरह में, आप आसानी से आंसर कर सको। तो एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल यानी E और N दोनों किस में कांस्टेंट होगा दोस्तों? आप देख सकते हैं, जो मैंने कंसेप्ट बताया कि वो माइक्रो कैनोनिकल इसेंबल थ्योरी में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए गैस ऑफ फोटॉन्स इन ए क्यूबिकल कंटेनर ऑफ एज लेंथ L एंड वॉल्यूम V इक्वल टू L3। ठीक है, द मीन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीन एनर्जी E इज गिवन बाय। दोस्तों आपने अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रखा है तो उसमें आपको थ्योरी में डेरिवेशन कराया जाता है। हम लोग यहाँ डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस रिजल्ट है फोटॉन्स का। मीन प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है अपन उसको सीधा यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, फोटॉन्स का जो मीन प्रेशर होता है P, चूँकि ये रेडिएशन के चलते प्रेशर होता है फोटॉन्स में, वो होता है u/3। जहाँ पे स्मॉल यू क्या होता है दोस्तों? स्मॉल यू होता है एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मीन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/3। कई दफ़ा आपको इंटरनल एनर्जी U/V भी मिलेगा। ठीक है, मीन एनर्जी, ये जो एनर्जी डेंसिटी है स्मॉल यू, उसको हम लोग क्या लिख दें? देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि V यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है बॉक्स का। तो 1/3 U/V। अब कई दफ़ा ये जो एनर्जी U है, इंटरनल एनर्जी, उसको कैपिटल E से भी कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो हम लोग भी उसको क्या करेंगे? कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर लेंगे मीन एनर्जी को, तो E/V। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो मीन प्रेशर है दोस्तों फोटोन का, जो रेडिएशन के चलते होता है, वो कितना होता है? 1/3 टाइम E/V, यानी कि एनर्जी डेंसिटी।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। ये बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है दोस्तों, इसको आप याद रख लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दोस्तों ई क्रॉस बी। ये बहुत ही फेमस है, हम लोग क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगा उसके क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा दोस्तों, वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन होगा। यानी कि वेव उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेगा। और आपको ये भी बताते चले कि जो वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम अपन ए क्रॉस बी ले रहे हैं और उससे एक नया वेक्टर अगर सी आ रहा है तो ये सी वेक्टर का डायरेक्शन ए और बी पे परपेंडिकुलर होता है। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखें दोस्तों। इससे पहले हमने इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो डी का जो पार्ट 2 था उसमें क्वेश्चन बनाया था, उसमें हमको डायरेक्शन बताना था, ई और बी दिया हुआ था। तो उसमें सही आंसर उसका वही होगा दोस्तों, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हम लोग वहाँ पे क्या किए थे, डायरेक्शन प्रोपगेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए के कैप निकाल लिए थे। उसकी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा के वेक्टर निकाल लें या के कैप भी निकाल लें। तो उसका जो डायरेक्शन बचेगा दोस्तों, यूनिट जो बचेगा इस तरह से कुछ आया था, माइनस माइनस कॉमन लेने के बाद। तो उसका ऑप्शन ए मुझे याद है दोस्तों, उसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप थोड़ा सा पार्ट 2 में जाके देख लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसका ऑप्शन 3 सही है। ओके, सो इट इज गिवन बाय ई क्रॉस बी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर गुड कंडक्टर्स द स्किन डेप्थ वेरीज इन्वर्सली विथ। देखिए यहाँ पे बोला है वेरीज इन्वर्सली विथ, मतलब इन्वर्स वो बोल दिया है, ठीक है। आप बहुत बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो गुड कंडक्टर्स के लिए और बैड कंडक्टर्स के लिए जो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। तो फॉर गुड कंडक्टर यानी कि सिग्मा इज मच मोर ग्रेटर देन ओमेगा इंटू एप्सिलॉन, जहाँ पे ओमेगा क्या है दोस्तों आपको मालूम होगा, ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर के लिए जो स्किन डेप्थ होता है दोस्तों डी, वो होता है इज इक्वल टू √2 बाय ओमेगा म्यू सिग्मा, जहाँ पे म्यू क्या है दोस्तों, मीडियम का परमेबिलिटी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 2 ओमेगा और म्यू को कांस्टेंट मान ले तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ओमेगा। दोस्तों अपन इसको दो तरह से, इस एक्सप्रेशन को दो तरह से हम लोग रीड कर सकते हैं। आइदर डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ओमेगा या फिर डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ओमेगा। समझ पा रहे हैं। अगर इन्वर्स वर्ड बोल दे तो फिर डायरेक्ट बोलेंगे √ओमेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट वर्ड बोले तो 1/√ओमेगा। समझ पा रहे हैं। तो अभी पूछा है कि स्किन डेप्थ जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो आप देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस टर्म का है, √ओमेगा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज स्किन डेप्थ वेरीज इन्वर्सली विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी √ओमेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर, लेट अस कंसीडर एनी वेक्टर ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट अस कंसिडर एनी वेक्टर ए, और आप उसका आप कर्ल निकाल लीजिए, उसके बाद उसका डाइवर्जेंस निकालिए। दोस्तों जब कर्ल निकालने के बाद उस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो। ये बहुत ही फेमस मैथमेटिकल फिजिक्स का वेक्टर अलजेब्रा का आइडेंटिटी है दोस्तों। आप चाहे तो आप एक कोई भी आर्बिट्री वेक्टर ए जैसे मान लें, ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब ये आपने मान लिया, अब इसका आप कर्ल निकाल लें। उसके बाद जो कर्ल निकालने के बाद एक कर्ल ऑफ ए जैसे निकालेंगे तो एक कोई नया वेक्टर यहाँ पे आपको दिखेगा, उस नया वेक्टर का डाइवर्जेंस ले लें तो आप पाएंगे कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, जीरो आएगा। बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है। मैं इसका डेरिवेशन एग्जांपल लेके आपको नहीं कराया, आप इसको सीधा याद रखें, बहुत जगह यूज होता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन होगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 37 है द चार्ज बिल्ड अप इन द कैपेसिटर इज ड्यू टू व्हिच क्वांटिटी। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन आई थिंक सो डिस्प्लेसमेंट करंट होना चाहिए इसका आंसर।
आप एक बार इसको रीचेक कर लें। हमने स्टार मार्क देके इसलिए रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, इन कंडक्टर्स व्हिच कंडीशन विल बी ट्रू। दोस्तों कंडक्टर में हमने अभी आपको बताया कि जो सिग्मा है वो मच मोर ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज मच मोर ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन 2 होगा दोस्तों वो करेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसका सॉल्यूशन भी बनाया है। फॉर गुड कंडक्टर सिग्मा इज मच मोर ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन। तो सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन को अगर इधर ले आएंगे तो इज मच मोर ग्रेटर देन कुछ नहीं बचा, तो आरएचएस में क्या बचा 1 बचा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, सो बी बिलीव द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट, परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी। दोस्तों मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है। स्पीड ऑफ लाइट सी जो होता है दोस्तों 1/√μ टाइम एप्सिलॉन होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ये अपन क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं, आशा करता हूँ सबको याद होगा, और जिनको याद नहीं याद कर लें। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है दोस्तों वो भी याद रखने वाली बात है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर रिमेनिंग अनचेंज्ड will the molecular velocity root mean square velocity of hydrogen will be double of its value at normal temperature pressure। दोस्तों कह रहा है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो किस टेम्परेचर पे डबल हो जाएगा VRMS का एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। मतलब दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। कितना होता है 273 केल्विन, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 273 केल्विन जो है दोस्तों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर T इज ट्वाइस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके अपने को T का वैल्यू निकालना है। मतलब कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे रूट मीन जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो दुगुना होगा एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। हमने उसको देखिए यहाँ पे एक फार्मूला के रूप में उसको एक्सप्रेशन लिख दिया है जो गिवन है। ये गिवन है दोस्तों कि VRMS एट एनी टेम्परेचर T हमने मान लिया, जो निकालना है टेम्परेचर हमको, इज ट्वाइस द VRMS एट नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। दोस्तों इसको याद रखें, NTP का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 10⁵ इन SI यूनिट, ठीक है। दोस्तों VRMS का जो फार्मूला होता है वो होता है √3RT/m। तो हमने देखिए एट एनी टेम्परेचर T रख दिया, √3RT/m इज इक्वल टू 2 का 2। VRMS एट T इक्वल टू 273 केल्विन इज √3R, T की जगह 273 केल्विन/m। दोस्तों मोलर मास सेम होगा क्योंकि गैस क्या है हाइड्रोजन है, तो ये mm कटने वाला है भाई, ठीक है, क्योंकि वो सेम क्वांटिटी है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायरिंग बहुत साइड कर लेंगे। तो इधर देखिए 3RT/m बचा है, इधर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 3R 273 × आप देख सकते हैं कि यहाँ से 3RM कट जाएगा, तो बचेगा दोस्तों T इक्वल टू 4 टाइम 273। क्या बचेगा टेम्परेचर इज 4 टाइम 273 यानी कि 1092 केल्विन। इसको मल्टीप्लाई करने से टेम्परेचर कितना आ रहा है दोस्तों 1092 केल्विन आ रहा है। आंसर 1092 केल्विन में कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो हम इसको क्या किए डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि कुछ ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में भी है। आपको मालूम है दोस्तों टेम्परेचर को अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं 273 से माइनस करते हैं। तो देखिए हमने 1092 में सब्ट्रैक्ट कर दिया है 273, तो ये आ गया 819 डिग्री सेल्सियस यानी कि 819 डिग्री सेल्सियस। और अब इसके बाद अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो शायद आपको ऑप्शन मिलेगा, दैट इज ऑप्शन 2, ठीक है, 819 डिग्री सेल्सियस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। द रेशियो बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज। दोस्तों हमने आपको बताया था कि 3D में जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है और जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है उनका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये देखिए उनका फार्मूला हमने यहाँ लिखा है।
जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है दोस्तों 3 डायमेंशनल में वो होता है √2 RT/m, इक्वेशन 1 इसको हमने मान लिया। और जो RMS होता है दोस्तों इन 3 डायमेंशनल VRMS वो कितना होता है √3 RT/m, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। दोस्तों यहाँ से अगर आप VP/VRMS का रेशियो निकालेंगे, जैसा हमने किया है देखिए √2 RT/m, और ये चूँकि VRMS नीचे डिवाइड में है दोस्तों, तो ये जो रेशियो है उल्टा हो जाएगा √m/3RT। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि m कट जाएगा दोस्तों, RT कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने उसको दोनों रूट को मिला के एक रूट को बना दिया, और यहाँ से देखिए हमने काट लिया RT। तो अंडर रूट सिर्फ क्या बचा दोस्तों 2/3 बचा। क्या बचा √2/3, यानी कि VP/VRMS का जो रेशियो होगा दोस्तों √2/3। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पाएंगे कि ऑप्शन 3 क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। द मीन फ्री पाथ एट प्रेशर P/2 एंड टेम्परेचर 2T विल बी। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मीन फ्री पाथ है लैम्डा है किसी मॉलिक्यूल ऑफ गैस का, एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T जो है उसका वैल्यू इतना दे रखा है 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कह रहा है कि जब प्रेशर को रिड्यूस करके हाफ कर देंगे P/2 और टेम्परेचर को ट्वाइस कर देंगे 2T, तब मीन फ्री पाथ का वैल्यू कितना होगा। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मीन फ्री पाथ होता है दोस्तों इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लैम्डा, जिसको हमने अभी यहाँ λ1 मान रखा है, वो होता है KT/√2πd²P, जहाँ पे D क्या है दोस्तों डायमीटर है, P प्रेशर है, और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है, और √2 और पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए जब टेम्परेचर दोस्तों T है और प्रेशर P है, तब हमने जो मीन फ्री पाथ दिया था उसको λ1 मान लिया, और इसका वैल्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसको हमने क्या मान लिया दोस्तों, इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब हम उस समय का मीन फ्री पाथ को, जब प्रेशर आधा हो जा रहा है और टेम्परेचर दुगना हो जा रहा है, उसको हमने λ2 मान लिया। तो λ2 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, इसका जो ओरिजिनल फार्मूला है मीन फ्री पाथ का, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, K का K, टेम्परेचर कितना हो रहा है दोस्तों इस केस में 2T हो रहा है, डिवाइडेड बाय √2πd², और प्रेशर कितना हो रहा है दोस्तों P/2 हो रहा है, तो हमने पुट कर दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर में एक एक्स्ट्रा 2 आ गया है, और ये सबसे नीचे है और एक एक्स्ट्रा 2, तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ऊपर में 2 दूना 4, तो ऊपर में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा एक टर्म दोस्तों 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, और ब्रैकेट में फिर से वो जो ओरिजिनल टर्म्स थे उसको सेपरेट कर लीजिए, यानी कि K को, यहाँ से T को, और यहाँ से √2πd²P को, ठीक है। तो देखिए आप KT/√2πd²P को हमने सेपरेट कर लिया, और ये 2 दूना 4 को बाहर रख लिया। आप देख सकते हैं KT/√2πd²P का वैल्यू जो ओरिजिनल वेवलेंथ इनिशियली दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और उसको हमने λ1 मान रखा था, यानी कि 4 टाइम ये टर्म क्या बन गया λ1 बन गया, और λ1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो 4 टाइम λ1, तो 4 और लैम्डा है 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किए दोस्तों तो 8 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, यानी कि जो नया वेवलेंथ होगा दोस्तों, सॉरी नया जो मीन फ्री पाथ होगा दोस्तों, लेंथ ऑफ मीन फ्री पाथ वो कितना होगा 8 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस एक्सप्रेशन को याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, सही है, ऑप्शन 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनक्लोजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दोस्तों सबसे पहले तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है कहाँ पे, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनक्लोजर में। तो आप याद रखें कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनक्लोजर में एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, और एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, उसको हम लोग यूज करेंगे। आपको मालूम होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज होता है दोस्तों वो 0 होता है, यानी कि ΔQ कितना होगा 0 होगा, यानी कि जो भी वर्क डन होगा दोस्तों माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से।
अब आपको बताना है कि वॉल्यूम भी और टेम्परेचर टी में कौन सा रिलेशन सही है। दोस्तों इससे पहले और एक यहाँ लॉजिक यूज करेंगे कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है दोस्तों, उसमें फोटॉन्स रिलीज होते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक। क्या होते हैं दोस्तों? फोटॉन्स। तो फोटॉन का अभी हम लोग यहाँ पे एनर्जी यूज करने वाले हैं, जो अभी अभी हम लोग डिस्कशन भी किए थे, 1/3 U/V प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है। तो मीन प्रेशर अभी यूज किए थे हम लोग 1/3 टाइम एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको यूज करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं फटाफट। अब बताना है वॉल्यूम और टेम्परेचर में सही रिलेशन। दोस्तों फॉर ए ब्लैक बॉडी जो एनर्जी डेंसिटी होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। यस दोस्तों, ये सही है। इसको फोर्थ पावर ऑफ टी लॉ भी कहा जाता है, ऐसे करके कुछ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर 4 होता है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 4। दोस्तों अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, हमने उस कांस्टेंट को भी क्या मान लिया? सी मान लिया। तो देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू सी टी टू द पावर 4, और ये भी उधर चला गया तो सी भी टी का पावर 4। यहाँ पे सी क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमारा इंटरनल एनर्जी कितना आ गया दोस्तों? सी भी टी टू द पावर 4, जहाँ पे भी वॉल्यूम है, सी कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। दोस्तों आपको अभी अभी हमने पढ़ाया था या बताया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कि जो फोटॉन्स का मीन प्रेशर होता है वो होता है 1/3 टाइम्स द एनर्जी डेंसिटी, यानी कि इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 U/V इज इक्वल टू 1/3। देखिए हमने भी को रहने दिया और यू के जगह पे सी भी टी का पावर 4 को लिख लिया। दोस्तों यहाँ से देखिए भी कट गया, ठीक है। तो बचा सी टी का पावर 4/3, यानी कि प्रेशर का एक्सप्रेशन कितना है दोस्तों? प्रेशर इज इक्वल टू सी टी का पावर 4/3। अब प्रेशर आ गया दोस्तों, अब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर यूजिंग दैट, फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए हीट एक्सचेंज कितना होता है? 0। अब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी मालूम होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। दोस्तों एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो डी क्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ से डी यू कितना हो जाएगा? माइनस डी डब्ल्यू। अब देखिए ये डी डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल डी को रहने दिए, और यू इंटरनल एनर्जी अभी हम लोग देखें सी भी टी का पावर 4, और डी डब्ल्यू कितना होता है दोस्तों? पी डी वी होता है। आपको मालूम है वर्क डन कितना होता है? पी डी वी और माइनस का माइनस। देखिए दोस्तों यू का वैल्यू सी भी टी का पावर 4 हमने यूज किया, कहाँ से यूज किया आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से हमने यूज किया है यू का वैल्यू सी भी टी का पावर 4, ठीक है। ओके, और आप प्रेशर का भी वैल्यू यूज करने वाले हैं दोस्तों, सी टी का पावर 4/3। देखिए यहाँ पे यूज करने वाले हैं प्रेशर का भी वैल्यू हम लोग, यू का वैल्यू यूज कर लिए और डी डब्ल्यू को पी डी वी लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस पी डी वी की जगह माइनस डी वी का डी वी, और पी की जगह देखिए हम लोग यूज कर लिए दोस्तों सी टी का पावर 4/3, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यू भी प्रोडक्ट लगा के, यू इंटू भी जो प्रोडक्ट रूल है उसको लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे सी क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है, तो सी तो हर बार दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। अब एक बार करेंगे दोस्तों भी को बाहर रखेंगे, टी का पावर 4 को करेंगे, तो देखिए सी और भी को रख लिया हमने, कांस्टेंट रख लिया। टी का पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 टी का पावर 3 एन एक्स एन माइनस 1 रूल लगा रहे हैं और डी टी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही जब अब क्या करेंगे दोस्तों? सी और टी का पावर 4 को कांस्टेंट रख लिया, और भी का किया तो डी डी डिफरेंशियल है, और भी का करेंगे तो डी भी हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो गया दोस्तों? पी का वैल्यू रख दिया सी टी का पावर 4/3, तो ये इधर हो गया आर एच एस में माइनस सी टी का पावर 4/3 इंटू डी भी। अब आप देख सकते हैं कि हम कुछ कॉमन ले रहे हैं दोस्तों। कॉमन क्या ले रहे हैं? सी टी का पावर 3 कॉमन ले रहे हैं। सी यहाँ से भी टी का पावर 3 और यहाँ से भी सी टी का पावर 3। दोस्तों यहाँ से सी टी का पावर 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर 4 भी और ये डी टी, 4 भी डी टी। यहाँ से सी बाहर आ चुका है, टी का पावर 3 बाहर आ चुका है, तो एक टी ऑलरेडी यहाँ बचा हुआ है, और ये डी वी यानी कि टी डी वी। आर एच एस में आप देख सकते हैं दोस्तों, आर एच एस को भी हमने ढंग से लिख दिया है। हमने सी और टी का पावर 3 को कॉमन ले लिया है। देखिए सी और यहाँ से एक टी का पावर 3 कॉमन ले लिए, तो सी टी का पावर 3 कॉमन लेने के बाद ऑलरेडी एक यहाँ टी बचा, ये डी भी बचा और बाई 3 बचा, यानी टी डी भी बाई 3, और साथ ही एक नेगेटिव साइन भी बचा। आप देख सकते हैं दोस्तों एल एच एस और आर एच एस दोनों में हमने क्या किया है? सी इंटू टी टू द पावर 3 को हमने कैंसिल किया है। ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा दोस्तों? 4 भी डी टी, और हमारे आर एच एस में क्या बचा? माइनस। हमारे आर एच एस में आप देख सकते हैं ये टी डी वी को अगर उठा के ले जाएंगे आर एच एस में तो ये माइनस टी डी वी हो जाएगा, और साथ ही इधर माइनस
T/3 भी बचा हुआ है, ठीक है। इसको आप ढंग से, चूँकि T/3 कॉमन ले लेंगे, सेम टर्म है, तो आप देखेंगे -4/3 T/3 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कुछ कटने वाला है। फिर देखिए यहाँ से 4 और ये 4 कट गया दोस्तों, तो बचा इधर क्या बचा, इधर v/dt बचा, और इधर बचा -T/3 बचा। दोस्तों t आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इंटीग्रेट करना है, तो t वाला टर्म को एक साइड में कर लेंगे, और जो हमारा v वाला टर्म है उसको एक साइड में कर लेंगे। देखिए इधर dt को रहने दिया और t वाला को इधर ले आया, तो dt/t हो गया इधर। और उधर देखिए -dv/3, तो -1/3 को हमने कांस्टेंट बाहर रख लिया, और dv और ये v को उधर ले गया, तो dv/v। अब दोनों साइड हमने क्या किया दोस्तों, इंटीग्रेशन कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं dt/t कितना हो गया दोस्तों, ln t हो गया, और ये साथ में -1/3 dv/v कितना हो गया दोस्तों, ln v हो गया, प्लस सम कांस्टेंट ऐड होगा दोस्तों। चूँकि अभी लॉग है दोनों साइड में, तो हम लोग लॉग के साथ कांस्टेंट ऐड करते हैं, ताकि कैलकुलेशन में क्या हो दोस्तों, आसानी हो। तो हमने एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड किया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, जो रूल है दैट इज LNC। यहाँ पे एक ये नया कांस्टेंट है। अब देख सकते हैं ln t इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों ln भी है, और ये बाहर में मल्टीप्लाई -1/3, इसको अगर अंदर करेंगे तो v का पावर -1/3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, प्लस ln c। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ln t को इधर रहने दिया, ln v का पावर -1/3 को हम LHS में उठा के ले जा रहे हैं, तो LHS में क्या हो जाएगा दोस्तों, ln t माइनस ln v का पावर -1/3। आपको मालूम है दोस्तों log a माइनस log b कितना होता है, log a/b, यानी कि log हो जाएगा t/v का पावर -1/3, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ln t/v का पावर -1/3 इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट बच गया ln c। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ln t/v का पावर -1/3 है, ऊपर जाएगा v का पावर -1/3, तो क्या बन जाएगा, v का पावर +1/3। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड अगर कंपेयर करेंगे दोस्तों ln का कोफिशिएंट को, तो इधर ln और ln अगर कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या, t/v का पावर 1/3 इज इक्वल टू c, जहाँ पे c क्या था दोस्तों, कांस्टेंट था। तो देख सकते हैं आप यहाँ से t/v का पावर 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन आ चुका है दोस्तों। आप इसको हमेशा के लिए याद रख लें, बहुत ही डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। v का पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई t इक्वल टू कांस्टेंट, ये किसके लिए दोस्तों, एडियाबेटिक एक्सपेंशन इन ब्लैक बॉडी इनक्लोजर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। दोस्तों थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, हमारा इंथैल्पी जो होता है दोस्तों कांस्टेंट होता है, क्योंकि वर्क डन हमारा 0 होता है। और ये भी याद रखें कि ये क्या है, कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा है दोस्तों, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आपको यहाँ कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ, याद रखें। थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो है दोस्तों एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वर्क डन इसमें 0 होता है, और इंथैल्पी क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज इन इंथैल्पी कितना होता है दोस्तों, DH कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों कुछ पेज यहाँ पे थोड़ा ये हो गए हैं, इसलिए हम लोग आप 54 से इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे दोस्तों। पेज को थोड़ा मैं वाटर मार्क रिमूव कर लूँगा। ओके, ओके, सो यहाँ से हम लोग देखते हैं, इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इट्स वॉल्यूम बिकम्स 4 times of the initial volume. The change in entropy of nitrogen if molecular weight of nitrogen is 28 and for 1 gram mole gas constant R equal to 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन इज। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, नाइट्रोजन का वेट दिया हुआ है 10 ग्राम, और इसका वॉल्यूम इस दौरान 4 times इंक्रीज कर रहा है। अपने को चेंज इन एंट्रोपी बताना है। तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, दैट इज TS इक्वल टू dQ/T होता है, ठीक है। तो अगर अपन DQ निकाल लिए तो काम हो जाएगा। प्रोसेस कैसा है दोस्तों, आइसोथर्मल है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो इसको यूज करेंगे हम लोग। अब ये 2017 का चल रहा है दोस्तों, 18 का कुछ क्वेश्चन को हमने यहाँ पे इस वीडियो में छोड़ा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। मास गिवन मास है नाइट्रोजन का 10 ग्राम, वॉल्यूम V1 को इनिशियली V मान लिए और फाइनली 4 times हो जा रहा है, तो V2 को 4 भी मान लिए।
चूँकि दोस्तों आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वी ऑल नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और आइसोथर्मल प्रोसेस में चूँकि डी यू जीरो होता है दोस्तों, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू बचा। और डेल्टा डब्ल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन डिराइव करने की जरूरत नहीं, हम लोग को मालूम होगा दोस्तों, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन है दोस्तों, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। दोस्तों एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। दोस्तों नंबर ऑफ मोल यहाँ पे इस केस में चूँकि गिवन मास दिया हुआ है, तो गिवन मास बाय जो मोलर मास बाय जो गिवन मास होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल होता है। तो मोलर मास नाइट्रोजन का 28 है दोस्तों, और गिवन मास है 10, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल। क्लास 9 में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा दोस्तों। साथ ही आर के जगह पे क्या हो गया दोस्तों, आर के जगह 8.314, और टी चूँकि गिवन नहीं है टेम्परेचर, तो टी को टी ही रहने दिया। एल एन वी टू बाई वी वन के जगह 4b/v, तो देखिए 4 कट गया दोस्तों, तो यहाँ से बचा एल एन 4। तो डेल्टा क्यू इस तरह से आ गया दोस्तों, क्योंकि डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर था, तो ये कितना आ गया आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 2.8 हो गया, ये 8.314, ये टी, और यहाँ से एल एन 4, तो ये डेल्टा क्यू आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या बताना है दोस्तों, चेंज इन एंट्रोपी बताना है। सो वी ऑल नो दैट कि जो चेंज इन एंट्रोपी होता है डेल्टा एस दोस्तों कितना होता है, डेल्टा क्यू बाई टी। आप देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना था, 2.8 इंटू 8.314 इंटू टी इंटू एल एन 4, और डिवाइडेड बाई टी है, देखिए टी टी कट जाएगा। तो इसको 2.8, 8.314 और एल एन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, जो आंसर आ रहा है जूल पर केल्विन में, वो हमारा किसी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी कि इसी मेथड से इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आई होप सो कि ये मार्क्स टू ऑल होगा, ऑप्शंस में एरर है। बाकी अगर आपको कोई सही कैलकुलेशन नज़र आता है जिससे आंसर मैच कर जाते हैं, तो अच्छी बात है, आप प्रयास करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे विचार से मार्क्स टू ऑल होना चाहिए, क्योंकि मेथड यही होना चाहिए। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने आपको इस क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस किया कि बहुत अच्छा था, टेम्परेचर नहीं दिया था, तो ठीक है, टेम्परेचर कट जा रहा था, तो मेथड उसका वही है। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन विच रिमेन्स कांस्टेंट if the thermodynamic process is carried out isobarically and isothermally is called। दोस्तों कह रहा है कि अगर कोई ऐसा थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हो जो आइसोबारिकली हो और आइसोथर्मली हो। आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि प्रेशर क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन प्रेशर डीपी कितना होगा दोस्तों, 0। देखिए क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएं कि क्या दिया हुआ है। साथ ही प्रोसेस आइसोथर्मली हो, मतलब टेम्परेचर भी क्या हो दोस्तों, कांस्टेंट हो। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि डीटी कितना हो दोस्तों, चेंज इन टेम्परेचर 0। अब क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीपी अगर 0 हो और डीटी अगर 0 हो, तो इनमें से कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। तो आइए भैया देखते हैं, मैक्सवेल्स रिलेशन को यूज करते हैं और देखते हैं ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें ये सब होने पे क्या कांस्टेंट होता है। दोस्तों आपको बताते चले, जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है उसका फार्मूला होता है G इक्वल टू एच माइनस टी एस, जहाँ पे H क्या है, इंथैल्पी है, T टेम्परेचर है, और S क्या है, इंट्रॉपी है। यहाँ से अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, DG निकालेंगे, तो D ऑफ G इक्वल टू क्या हो जाएगा, DH माइनस, ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, TDS माइनस SDT। एक बार T को बाहर रखेंगे तो S का डिफरेंशियल DS हो जाएगा, एक बार S को कॉमन रखेंगे तो T का DT हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब दोस्तों H जो इंथैल्पी होता है वो होता है H इक्वल टू यू प्लस पी वी, जहाँ पे U इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है, और V वॉल्यूम है। यहाँ से आप DH निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो DH इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, DU प्लस, फिर से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, P को रखेंगे V का डिफरेंशियल DV प्लस V को रखेंगे P का डिफरेंशियल DP। अब दोस्तों यहाँ पे अब DU पुट करना है, तो चलिए फिर से अब DU रखते हैं। तो दोस्तों सबको मालूम होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो डी होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कितना होता है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अब डी क्यू कितना होता है दोस्तों, तो सबको मालूम है चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा एस कितना होता है दोस्तों, डी क्यू बाई टी। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, टी डी एस हो जाएगा। तो देखिए डी क्यू की जगह हमने क्या रख दिया दोस्तों, टी डी एस रख दिया, और माइनस डी डब्ल्यू वर्क डन कितना है दोस्तों, पी डी वी। तो डी यू का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, टी डी एस माइनस पी डी वी, उसको यहाँ पे रखेंगे, तो डी एच आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, डी एच मिल जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ से डी एच यूजिंग दिस इन अबव इक्वेशन, मतलब इसमें दोस्तों, तो डी एच इक्वल टू डी यू के जगह पे देखिए यहाँ पे टी डी एस माइनस पी डी वी,
और ये साथ में पी डी वी प्लस वी डी पी, पी डी वी प्लस वी डी पी। आप देख सकते हैं माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी कट गया, बचा टी डी एस और वी डी पी, यानी कि डी एच आ गया टी डी एस प्लस वी डी पी। अब इस डी एच का जो वैल्यू आया है दोस्तों टी डी एस प्लस वी डी पी, इसको कहाँ पे यूज करेंगे, डी जी में यूज करेंगे, यानी इक्वेशन 1 में। आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा यहाँ पे, डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, तो डी एच के जगह पे यूज करेंगे। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 डी जी इक्वल टू डी एच था, डी एच के जगह पे हम निकाला टी डी एस प्लस वी डी पी निकाला, और साथ ही वहाँ पे क्या था डी जी का एक्सप्रेशन में माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। आप देख सकते हैं यहाँ से माइनस टी डी एस प्लस टी डी, आपके पास बचा है वी डी पी और माइनस एस डी टी, यानी कि डी जी जो आया दोस्तों चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कितना आया, वी डी पी माइनस एस डी टी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस क्वेश्चन में बोल रखा है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है दोस्तों, तो चेंज इन प्रेशर डीपी जीरो होगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डीटी जीरो, यानी डीटी जीरो और डीपी जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि डीजी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और दोस्तों अगर डीजी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो, इसका मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी इज कांस्टेंट। तो हमारा शायद आंसर आ चुका है कि आइसोबारिकली और आइसोथर्मली प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है दोस्तों, हमारा जो गिब्स फंक्शन है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि ऑप्शन 2 क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है दोस्तों 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वॉल्यूम भी, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपको वॉल्यूम भी देगा, यानी कि भी इक्वल टू इनमें से क्या सही है, भी का क्या इसमें से फार्मूला हो सकता है। वेयर द सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैक्सवेल्स रिलेशन के यूज करके बन जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी इक्वल टू कितना होता है दोस्तों एच माइनस टी एस, अभी अभी हम लोग देखे हैं। डी जी इक्वल टू हो जाएगा डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी बाय द प्रोडक्ट रूल। एक बार टी को रखेंगे तो एस का डिफरेंशियल डी एस तो टी डी एस, और साथ ही फिर एक बार एस को रखेंगे तो टी का डिफरेंशियल डी टी यानी कि एस डी टी। तो डी जी इक्वल टू, और अभी हम लोग डी एच निकाले थे दोस्तों टी डी एस प्लस वी डी पी, इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, बार बार निकालेंगे नहीं। तो टी डी एस प्लस वी डी पी डी एच का वैल्यू हो गया, और साथ ही ये था माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो कट के यहाँ पे कितना आ गया आप देख सकते हैं दोस्तों, कट के आ गया डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी एक्सप्रेशन को हमने निकाला था दोस्तों। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम लोग एज्यूम करें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी टी इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी टी चेंज इन टेम्परेचर जीरो, तो ये टर्म जीरो, तो बचा क्या डी जी इक्वल टू वी डी पी बचा, डी जी इक्वल टू वी डी पी। अगर आप इस इक्वेशन को दोस्तों अगर आप प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी जी को अगर पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डो जी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डो जी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू भी, और डो पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी पी का अगर पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो दोस्तों तो डो पी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डो पी 1 हो गया, तो बचा सिर्फ भी। तो आप देख सकते हैं भी इक्वल टू कितना आ गया, डो जी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने कुछ नहीं किया, ये जो आप इक्वेशन देख पा रहे हैं इसको प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। तो LHS में क्या हो गया हमारे पास, डो जी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू भी, क्योंकि पी का पी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, डो जी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब जो गिवन ऑप्शन है दोस्तों उसको अगर आप मैच करेंगे तो शायद एक ऑप्शन ऐसा है, माफ कीजिएगा थोड़ा स्लाइड। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है डो जी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। फर्मी लेवल रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ। दोस्तों फर्मी लेवल जो दिखाता है हमको एनर्जी लेवल विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन दैट इज 50%।
50% से अबव एनर्जी रेंज में फर्मी लेवल एनर्जी है। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों 50%। आप निकालेंगे उसको पी ऑफ ई वाला जो फार्मूला है दोस्तों 1/e⁻⁻⁰ उसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 यानी कि 1/2 यानी कि 50% आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। द एनर्जी लेवल विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टेट से। द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा ई ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस एटम इफ आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी होता है वो हमारा होता है 4πε0 r3। कितना होता है 4πε0 r3। हमने उसको यहाँ पे ड्राइव नहीं किया है, बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है दोस्तों, आप इसको याद रख लें कि जो हमारा पोलराइजेबिलिटी है वो r3 से वेरी करता है और सम कांस्टेंट 4πε0। आशा करता हूँ आपको फार्मूला याद हो।